गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी 1 का सबसे लास्ट चैप्टर विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर का हिंदी 1 का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो विराम चिन्ह सबसे लास्ट लेसन है और मैं उसे ही पढ़ाऊंगी। इसके बाद शब्द भंडार, पत्र, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, और एक आप लोगों के लिए नई चीज़ है चित्रलेखन, जो अभी तक आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, तो उसे मैं बताऊंगी कि किस तरह से उसके प्रश्न आते हैं और आपको कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन आज मैं विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी। चलिए, पेज नंबर 79। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या विश्राम करना या रुकना। ठीक है, शब्द उसका विराम का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ मतलब होता है मतलब, मीनिंग जो होता है कि रुकना, ठहराव। ठीक है, विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह भी कई तरीके के होते हैं और हर तरीके में किस तरह से रुकना है यह बताया गया है। पढ़ते समय हमें विभिन्न स्थानों पर भाव के अनुसार, आपके भाव कैसे हैं, किस तरह से है, उसके अनुसार आपको रुकने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कह रहे पढ़ते या लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को, पढ़ते या लिखते समय रुकने की थोड़ी देर या फिर ज़्यादा देर रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, इस विराम चिन्ह से वाक्य में कितना अंतर आ जाता है, एक ही सेंटेंस में कितना अंतर आ जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है। खाओ मत पियो, सुनाई दिया मैं कैसे बोली? खाओ मत पियो। और इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलती हूं विराम चिन्ह लगाकर, खाओ मत पियो। देखे, पहली बार भी कह रहा है खाओ, पियो नहीं, पानी नहीं पीने को कह रहा है, और दूसरे में कह रहा है खाओ मत पियो, पानी पीने को कह रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से सिर्फ विराम चिन्ह, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उसका स्थान बदल गया, यानी कि सेंटेंस में उसकी जगह बदल गई, तो उसकी मीनिंग कैसे चेंज हो गई, यही बताया गया है। तो विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। पेज नंबर 80। सबसे पहले पूर्ण विराम, जो जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हो, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है, पूरा होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चे पूर्ण विराम का प्रयोग ही नहीं करते हैं, अपने प्रश्न के उत्तर में जब भी लिखते हैं तो पूर्ण विराम ही नहीं लगाते हैं, मिस लगाती है आपकी कॉपी में। तो ऐसा है कि आप खुद लगाइए, देखिए कितना ज़रूरी है पूर्ण विराम लगाना। ठीक है, तो आप जान गए। अल्प विराम में कह रहा है पढ़ते, या अल्प मतलब थोड़ा। ठीक है, पढ़ते या बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए, बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी कल आएंगी, तो थोड़ी देर रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम मतलब कॉमा, आप लोग अल्प विराम कम ही बोलते होंगे, कॉमा का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन कॉमा की हिंदी जो है वो अल्प विराम है। ठीक है ना? सीता, गीता और लक्ष्मी कल आएंगी। क्लियर? उसके बाद आ गया अर्ध विराम। अर्ध विराम देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसे कहाँ और कब इस्तेमाल किया जाता है ये बता रहा है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम जिससे पहले कॉमा पढ़े हैं उसके बारे में, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना, अल्प विराम में बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, और यहाँ पर अर्ध विराम में थोड़ी देर तक रुकना होता है, मतलब कि कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा रुकने के लिए यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ठीक है, सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया, गायब हो गया। समझ में आई मेरी बात? प्रश्नवाचक चिन्ह जिससे आप अच्छी तरह से
परिचित हैं तो वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य में प्रश्न वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं ना, उसमें आप प्रश्नों के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो तरीके से होते हैं, एक डबल, इंग्लिश में कहेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो नंबर 1, नंबर 2, दो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी महान व्यक्ति के कथन को, कथन मतलब जो कहे हुए हैं, जो महान व्यक्ति हमारे हैं, के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, जैसे वे बोले हैं वैसा ही लिखने के लिए, या फिर पुस्तक, व्यक्ति आदि के उपनाम, जैसे कि पुस्तक, आप संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखते हो तो उसमें आप अपनी पुस्तक का नाम लिखते हो, हिंदी निहारिका, हिंदी 2 का, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हो। वही है पुस्तक, व्यक्ति, खास व्यक्ति के उपनाम, कोई और दूसरा नाम जिससे वो फेमस है, वह शीर्षक को लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रामचरितमानस, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, तुलसीदास जी की अमर ग्रंथ, अमर काव्य ग्रंथ है, तुलसीदास जी द्वारा रचित, लिखी गई, रचयिता जो है तुलसीदास है, उनके द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस, एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही कोई महान व्यक्ति अपने कथन को, अपनी बातों को, अगर वो कुछ कहे हैं देश के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए भी कुछ कहे हैं और वह खास है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ज्यों का त्यों, जैसे वह बोले हैं वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। जैसे कि नेताजी ने कहा था, नेताजी मतलब कौन नेताजी? सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। संदर्भ प्रसंग सहित में हिंदी निहारिका लिखते हो, उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, रामचरितमानस तुलसीदास की लिखी गई, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो दो तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। अब आया कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह देखिए कितने तरीके से दिए गए हैं। आप जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हो, क ख ग घ 1 2, तो क्वेश्चन कोष्टक चिन्ह बनाते हो, या फिर मैथ्स में आप देखिएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कितने जगह कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग तरह के कोष्टक चिन्ह होते हैं जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए नाटकों में संवाद मतलब बातचीत, एक दूसरे से बातचीत के साथ भावों का संकेत देने के लिए, क्रमबोध व्यक्त करने के लिए, यानी कि लाइन से कैसे कौन किस तरह से बोल रहा है उसे बताने के लिए, जो पहले से कुछ मतलब कि मान लीजिए अब इसका पाठ आया नाटक में, तो उसका नाम लिखा रहेगा इसके द्वारा और वह कोष्टक में रहेगा। व्यक्त करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेता, अब वो किससे कह रहा है, तो यानी कि भीड़ से, तो भीड़ से को ब्रैकेट में डाल दिया गया है, ठीक है। मैं कई वर्षों से देश की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आया निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मतलब डैश होता है, थोड़ी बड़ी, ठीक है। अब इसे तो आप इससे भी आप परिचित हो, हर जगह आप अपनी कॉपी में इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ लिखा है, इसका प्रयोग शीर्षक के आगे वाक्यांशों मतलब वाक्य के अंश, छोटा भाग, ठीक है, तथा पदों के बीच, पदों मतलब शब्दों, ठीक है, शब्दों के बीच विचार अथवा भाव को विशिष्ट भाव रूप से, विचार अथवा भाव को विशेष रूप से व्यक्त करने हेतु
उदाहरण अथवा जैसे के बाद आप लगाते हो ना, कोई भी डेफिनेशन लिखते हो, उसका एग्जाम्पल लिखते हो, जैसे डैश लगाते हो, उसके लिए कह रहा है कि अंत में या फिर लेखक के नाम के पूर्व और संवाद के आगे लगता है। संवाद मान लीजिए अमन, अमन का कहना है डैश, और फिर वह 2 लाइन पर्यावरण पर बोला, कुछ किसी भी टॉपिक पर बात किया, वह डैश लगाकर फिर उसकी बातों को लिखा जाता है। जैसे समस्त जीव जंतु डैश घोड़ा। अब जीव जंतु में क्या क्या आएंगे देखो, अब डैश है, घोड़ा, ऊंट, बैल सभी व्याकुल थे। ये तुम सो रहे हो डैश, अच्छा सो जाओ। ठीक है। अब आया विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह मतलब होता है डैश और इसके आगे 2 डॉट, जिसका आप इस्तेमाल कम करते हो जबकि आपको करना चाहिए। ठीक है। किसी बात का विवरण विस्तार पूर्वक बताने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और यह पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम आदि यहाँ कर हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ऐसे लिखिए, संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं, आप पढ़े हैं ना, 5 भेद होते हैं। ये देखो ऐसे, और फिर यहाँ 1 2 3 नेम लिखोगे ना, तो ये देखो ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया है। जो आप सिर्फ डैश लगा देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। लिंग के 2 भेद होते हैं, डैश, ऐसे ही इस विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है। अब आया विस्मयादि बोधक चिन्ह, इससे भी आप परिचित हो। इससे भाव प्रकट होता है, और विस्मयादि का चिन्ह का यही तरीका है, इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। चलिए, हर्ष, शोक, भय, विस्मय, खुशी, प्रसन्नता, दुख, इन सब के भाव को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो वो वाक्य हो या शब्द हो या वाक्यांश हो, इसके अंत में जैसे वाह क्या खबर सुनाई है, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 10 नंबर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहता है 2 एक जैसे शब्द विपरीत शब्दों तथा आपस में तुलना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हाइफन। हाइफन से आप अच्छी तरह से परिचित हो, इसको हिंदी में कहा जाता है योजक चिन्ह। ठीक है। तो उसमें छोटा होता है, डैश से छोटा चिन्ह, जो डैश है इससे योजक चिन्ह से छोटा चिन्ह। ठीक है। माता पिता, सुख दुख, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ, चावल दाल, ये सारी चीजें। उपविराम, उपविराम कहता है किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, तो इसका लाघव मतलब भी छोटा होता है, लघु लाघव। ठीक है। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, ठीक है ना, तो उसका पहला अक्षर लिखकर और 0 लाघव चिन्ह लगाने का प्रयोग किया। जैसे पंडित का प लिखकर और गोल बना दीजिए, डॉक्टर का ये लिखिए। ठीक है ना, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। त्रुटि पूरक या हंस पद, तो ये खास तौर से शब्द जब छूट जाते हैं, वाक्य लिखते लिखते बीच में कोई शब्द छूट गया तो इस तरह का एरो भी बनाते हैं, ऐसे। इसे त्रुटि पूरक या फिर हंसपद चिन्ह कहते हैं। ठीक है। और फिर आप इसे ऊपर लिख देते हो। ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिख देते हो, इसी के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। और भी कुछ छोटी छोटी है जो पुस्तक में नहीं दी गई है, इसीलिए इसके बहुत सारे भेद है, ऐसी बात नहीं। ठीक है।
तो बस इतना ही आपके लिए दिया गया है, यह भी कोई कम नहीं है, 13 है। आपको इसे अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में यह आ सकता है, 2-4 चिन्ह को देकर लिखेगा कि इस चिन्ह के नाम लिखिए, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगी, आप उसे हिंदी 1 की कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ बुक एक्सरसाइज मैं करवा दे रही हूँ, आप तैयार हो जाइए पेंसिल लेकर, शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उनके नाम से मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, मैजिक आप करेंगे, पुस्तक में दी गई है, आप उसे मैच करिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 3 करते हैं। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, अभी तुरंत मैं पढ़ाई हूँ, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लाघव चिन्ह भी सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। संक्षेप, क्वेश्चन नंबर 3 का क है, क्वेश्चन नंबर 3 क, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखते चलिए। किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए, किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी संबंधित विषय या शीर्षक को सूचित करने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। नेक्स्ट, बड़ा अफसोस है, सुनते ही समझ में आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। सुनते ही यह विस्मयादि बोधक चिन्ह के उदाहरण है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस घ ही है, इतना ही है। तो फर्स्ट में संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ख प्रश्न सूचक चिन्ह, 3rd नंबर उपविराम, 4th नंबर विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाइए। लिख लिए होंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के, स्पष्ट करने के लिए तथा नाटकों में संवाद के भावों को प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संवाद है, संकेत करना है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ती हूँ। किसी शब्द का अर्थ निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, इसको टिक करिए।
निर्देशक चिन्ह, नंबर 1 निर्देशक चिन्ह यानी कि 1। नंबर 2 वह फूल तोड़ता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, दिखाई दे रहा है उद्धरण चिन्ह। वह फूल तोड़ता है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। और देखो यहाँ कुछ गलत दे दिया है, इसे ठीक करना पड़ेगा आप लोग को। ये तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है और यह उद्धरण चिन्ह है, आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखिए तो उद्धरण चिन्ह, लाइव क्लास में इसको करवाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ख गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 ख उद्धरण चिन्ह। इसको लिखिए, पेंसिल से लिख लीजिए और उसे ही टिक कर दीजिए, ऐसे टिक कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह है वह फूल तोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट संक्षेप सूचक या फिर लागव चिन्ह कहेंगे, यह कौन सा है? संक्षेप सूचक या लागव चिन्ह नंबर 1 0 जैसे लिखा हुआ है ऐसे, यह है घ। यह कौन सा विराम चिन्ह है? तो नंबर 4 उद्धरण चिन्ह। घ में नंबर 4 उद्धरण चिन्ह, ठीक करिए। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। ख का ठीक कर लीजिए उद्धरण चिन्ह और उसे टिक कर दीजिए। ग में 1 नंबर जैसे 0 लिखा हुआ है लागव चिन्ह, और घ में नंबर 4 उद्धरण चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। नीतू को संतरा कौमा अमरूद कौमा सेब और अनार बहुत पसंद है। कौन है? संतरा कौमा अमरूद कौमा सेब और अनार बहुत पसंद है, पूर्ण विराम। जहां जहां कॉमा लगाना है वो मैं कॉमा लगाकर लिख दी हूं, आप सेंटेंस देख लीजिए, बस आपको विराम चिन्ह लगाना है, ठीक है। हाँ तुम्हें कुछ कहना है, हाँ के बाद आप कॉमा लगाइए। ख हाँ तुम्हें कुछ कहना है डैश, ये डैश मैं इसलिए लिखा रही हूं, आप नहीं लगाइएगा डैश, वो आपके बुक में सेंटेंस लिखी गई है, देखिए वो मैं सेंटेंस ना लिखकर ऐसे कर देती हूँ, बस आप कॉमा लगाइए, ठीक है। कॉमा लगाइए। तुम्हें यहां पर रहेगा तुम्हें कुछ कहना और है के बाद पूर्ण विराम। ग शाबाश शाबाश, और यहाँ पर विस्मयादि बोधक के चिन्ह लगेंगे। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, और यहाँ पर फिर आपका
दिया के बाद पूर्ण विराम। शाबाश, आपका यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा। ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ऐसे, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में करो या मरो का नारा दिया था, नारा दिया था और ऐसे पूर्ण विराम। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाएगी। हो गया। डॉक्टर प्रकाश, ये देखिए वो लागो चिन्ह, डॉक्टर प्रकाश आंख के डॉक्टर है, पूर्ण विराम, लागो चिन्ह, डॉक्टर प्रकाश आंख के डॉक्टर है, पूर्ण विराम। यहाँ देखिए संतरा कौमा अमरूद कौमा आपके सेंटेंस है और है के बाद पूर्ण विराम, हाँ के बाद कौमा, यहाँ फिर आपका सेंटेंस है के बाद पूर्ण विराम। शाबाश के बाद विस्मयादि बोधक दिखाई दे रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया के बाद फिर पूर्ण विराम। करो या मरो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा क्योंकि इनका ये स्लोगन नारा था, करो या मरो। ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई है। फिर आपका ये पूरा सेंटेंस है और था के बाद पूर्ण विराम। लास्ट में डॉक्टर छोटा करके लिखा गया है, ये देखिए लागो चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर और फिर है के बाद पूर्ण विराम। इस तरह से यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं हिंदी 2 पढ़ाऊंगी। ठीक है, हिंदी 2 मैं पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके साथ ही कॉपी में एक पत्र लिखवाऊंगी, उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक पत्र लिखवाऊंगी, उस पत्र को आपको लिखना पड़ेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।